हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का भारत दर्पण के इस चैनल पर जो आपका अपना चैनल है, स्वागत है। सभी का भी हार्दिक अभिनंदन। तो विद्यार्थीगण, जैसा ज्ञात है कि आज हम लोग बोर्ड पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं सूर्याताप एवं वायुताप। वायु एवं पवन, क्या अंतर है वायु और पवन? सामान्यतः क्या करते हैं, वायु और पवन को पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन दोनों में व्यावहारिक रूप से अंतर है। वायु प्रत्येक जगह, पूरे ब्रह्मांड, पूरे धरातल पर, पूरे पृथ्वी पर, भूमंडल पर वायु है, लेकिन पवन हर जगह। जब वायु में गति उत्पन्न होती है, वायु और पवन का मूल अंतर यही है कि वायु में जब गति उत्पन्न होती है तब वह पवन कहलाता है। यदि पत्ते खड़क रहे हैं तो वो पवन है, लेकिन बंद कमरे में जहाँ वायु की गति नहीं है, शांत है, वहाँ हर जगह वायु है। वायु हर जगह भरा हुआ है, लेकिन यदि उसमें गति उत्पन्न होती है, वो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो बोलते हैं पूर्वैया हवा चल रही है, मेरे देश में पवन बहे पूर्वाई, गाना सुने होंगे, सावन का महीना पवन करे शोर। वहां शब्द है पवन करे शोर, न कि वायु करे शोर। तो पवन में जब वायु में जब गति उत्पन्न होती है तो उसे पवन कहते हैं, और पवन जब शांत हो जाती है तब उसे वायु कहते हैं। तो वायु और पवन का मूल अंतर स्पष्ट हो गया। अब सूर्य का जो तापमान है, जो सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है, वो पूरी तरह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। मात्र 51% ही पृथ्वी तक पहुंचती है। शेष 49% में 30% वह वायुमंडल से ही परावर्तित हो जाती है, लौट जाती है, और 19% वायुमंडल में जो धूल, कण, जल, वाष्प है, उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अर्थात सूर्य का तापमान का, सूर्याताप का 51% पृथ्वी तक पहुंचता है, 19% वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और शेष 30% वायुमंडल के द्वारा यह परावर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है। और ये जो 51% पहुंचा पृथ्वी तक, ये भी सब जगह एक समान नहीं पहुंचता है। जहां विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सालों भर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, तो वहां सालों भर गर्मी रहती है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र पर सालों भर सूर्य का प्रकाश तिरछा पहुंचता है, जिसके कारण वहां सालों भर ठंडा ऋतु शीत रहता है। और दोनों ध्रुव के बारे में आप भली भांति आप परिचित हैं। उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक, दक्षिण ध्रुव को अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं, जो बर्फ से आच्छादित क्षेत्र होता है, बर्फ से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो जहां विषुवत रेखा के क्षेत्र में सालों भर गर्मी रहती है, तो विषुवतीय क्षेत्र में जहां गर्मी है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में सालों भर ठंडा है। अब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचा 51%, वो भी अलग अलग भाग पर अलग अलग पहुंचता है। इस आधार पर पृथ्वी को तापमान के आधार पर उसे अलग अलग 7 भागों में बांटा गया है। शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, फिर उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये 7 विभाजन। और इसी 7 विभाजन के आधार पर पृथ्वी पर वायुदाब के आधार पर भी 7 विभाजन है। इसे हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और फिर हाई प्रेशर के रूप में 7 भागों में बांटते हैं। अब देखिए, विभाजन जो है, सूर्य के प्रकाश से वायुदाब प्रत्यक्षतः प्रभावित होती है। जहां गर्मी ज्यादा होगी, वायु में क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? वायु में छिपी हुई जल की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में आप देखते हैं, अभी शीत ऋतु चंद दिन पहले तक था, तो कुहासा, कुहासा क्या था? वायु में जो पानी है, वही पानी ओशांक, अर्थात वो जो ओस है, वह बर्फ के रूप में जम जाता है, जिसे आप कुहासा, कुहरा के नाम से जानते हैं। तो वायु में छिपी हुई जल की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा, सूर्य की ऊर्जा तेज पहुंचेगी, तो क्या होगा, वो जल जो है बाष्प बनकर ऊपर उठ जाएगी, वायु हल्की हो जाएगी। और जहां ठंडा होगा, वहां जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी, तो वायु गर्म, ये वायु भारी होगी। तो उसी भारी और हल्का के आधार पर,
सूर्य का प्रकाश जहाँ अधिक होगा वहाँ का वायु दाब कम होगा, सूर्य का प्रकाश जहाँ कम होगा वहाँ का वायु दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। बस सिंपल सा उसका फंडा है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है तो वहाँ लो प्रेशर होते, वहाँ पर क्या होती है, हाई प्रेशर होती है। और विषुवतीय क्षेत्र में जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक पहुँचता है वहाँ लो प्रेशर होती है। अब इसको आधार पर आप देखें तो उष्ण, इसे यहाँ दिखलाया गया जीरो विषुवत रेखा 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, ये पूरे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ का वायु दाब जो है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सालों भर यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश सालों भर सीधा पड़ता है, लगभग 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसके चलते यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक होता है तो वायु दाब कम हो जाती है, क्योंकि वायु की जल की जो मात्रा है वह वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है। ये हुआ आपका ठीक। अब देखिए उपोष्ण कटिबंध, उप उष्ण। अब वस्तुतः यहाँ पर जो है काफी गर्म क्षेत्र है, ये भी आपको ज्ञात है। कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 उत्तर 23.5, दक्षिण का जो क्षेत्र होता है सबसे गर्म क्षेत्र होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सालों भर 365 दिन वर्षा होती है। इसके चलते यहाँ का टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से घट जाती है। तो सालों भर सबसे अधिक गर्म होता है, तो गर्म क्षेत्र होता है कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा के ऊपर का भाग, मकर रेखा के नीचे का भाग उपोष्ण, उप उष्ण। यहाँ पर भी गर्मी ज्यादा है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा है, यहाँ पर भी होना चाहिए था लो प्रेशर, लेकिन यहाँ लो प्रेशर नहीं होकर के हाई प्रेशर हो जाता है। क्यों? इसी प्रकार ये ध्रुव के क्षेत्र में ऊपर पड़ता है 66.5 डिग्री, 60 से 66.5, ठंडा के निकट पड़ता है, 90 85 90 बर्फ से ढका हुआ है। तो ठंडा क्षेत्र होने के कारण शीत उष्ण, शीत की प्रधानता है, उष्ण कम है, गर्मी कम है। यहाँ पर होना चाहिए था हाई प्रेशर, जैसे यहाँ हाई प्रेशर है, लेकिन यहाँ दोनों जगह, ये दोनों जगह जो है वायु दाब पर सूर्याताप का प्रभाव न पड़ करके यहाँ अलग कारण हो जाता है। इसको देखिए अलग क्या बोलते हैं। अब आइए यहाँ पर, तो विषुवत रेखा का जो गर्म वायु है वह चलिए धीरे धीरे ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद जैसे जैसे आप पढ़ते हैं 165 डिग्री मीटर की ऊंचाई, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, टेम्परेचर में 1 डिग्री की गिरावट हो जाती। वायु जल वाष्प जो है वह जल का वाष्प ऊपर उठा, ऊपर गया, ठंडा बढ़ने लगा, गर्मी में कमी आई, फिर वो भारी वायु के रूप में, तो भारी वायु फिर जमीन पर नीचे आएगी। अब परिणाम ये है कि यहाँ पर सबसे गर्म है कर्क रेखा, गर्म क्षेत्र है, मकर रेखा गर्म क्षेत्र है। तो वह कर्क से मकर रेखा तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक वो वायु नीचे नहीं आ पाती है। लेकिन उपोष्ण कटिबंध 30 से 35 में थोड़ी सी टेम्परेचर में गिरावट आती है। तो विषुवत रेखा का ऊपर उठा हुआ जल वाष्प वह इस क्षेत्र में 30 से 35 डिग्री पर नीचे गिर जाती है, जिसके कारण क्या होता है, तो यहाँ से ऊपर उठा और यहाँ आकर के नीचे गिर गया। ये जो क्षेत्र हो जाता है, ये क्षेत्र हो जाता है लो प्रेशर की जगह पर यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, क्योंकि यहाँ का वायु दाब जो है सूर्य के प्रकाश से प्रभावित न होकर वायु का अवतलन पृथ्वी पर नीचे गिर जाना, नीचे आ जाना, अवतलन से प्रभावित होती है। इसी प्रकार ये 60 से 66.5 जो है पृथ्वी घूम रही है अपने ध्रुवीय क्षेत्र से, ध्रुव पर अक्ष पर घूम रही है। तो लट्टू देखिए, यदि आपने देखा होगा नाचते हुए, तो नीचे जो गूंज होता है वहां पर यदि कुछ रस्सी जाती है तो उसके गूंज में लिपट जाता है, लेकिन ऊपरी भाग में यदि कुछ रस्सी आता है तो उसे दूर फेंक देता है। आप इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह देखे होंगे चलते हुए, यदि गति बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, उसका पुल्ली को मोटा कर देते हैं, यदि गति कम करना होता है पुल्ली को छोटा कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ होती है। तो यहाँ जो है ये ध्रुवीय क्षेत्र का पृथ्वी घूर्णन गति के कारण यहाँ का वायु जो है छिटक कर इधर चलाता है। तो इसके कारण यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, यहाँ जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण शीत कटिबंध अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र का वायु का प्रवाह यहाँ आ जाता है। इसके कारण यह जो वायु घूम रही होती है
ये पृथ्वी, तो उसका एक भाग इधर चलाता है, एक भाग इधर चलाता है। अब तो यहाँ पर ठंडा क्षेत्र है, टेम्परेचर कम है, वायु दाब ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ का वायु दाब जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कुछ इधर चला गया और कुछ इधर चल गया, जिसके कारण यहाँ पर हो गया लो प्रेशर। ये तो ठंडा क्षेत्र है, हाई प्रेशर रहेगा। अब यहाँ का देखो लो प्रेशर में क्या कारण रहा कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ का वायु छिटक गया, जिसके कारण यहाँ हो गई लो प्रेशर। और यहाँ पर जो है अवतरण भी हुआ, विषुवत रेखा का वायु लौटकर भी गिर गया और उपध्रुवीय क्षेत्र का वायु भी यहाँ पर घूर्णन गति के कारण आ गया। तो दोनों तरफ से वायु का यहाँ दबाव बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर ऊंचा होने के बावजूद भी दबाव कम रहता है। ध्यान रखना है, विषुवत रेखा पर लो प्रेशर है क्योंकि सूर्य की ऊर्जा ज्यादा है। यहाँ हाई प्रेशर है क्योंकि सूर्य की प्रकाश कम है, ऊर्जा कम है। ये जगह प्रकाश कम है, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर हो जाता है। यहाँ गर्मी ज्यादा है, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति और वायु के अवतरण के कारण ये हाई प्रेशर हो जाता है। तो पृथ्वी पर पूछेगा कि वायु दाब के दृष्टिकोण से पृथ्वी को कितने भाग में बांटा गया है, तो 7 भाग में। ध्रुवीय क्षेत्र हाई प्रेशर, उपध्रुवीय क्षेत्र लो प्रेशर, उष्ण कटि ऐसे बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध को बोला जाता है अश्व अक्षांश के क्षेत्र में हाई प्रेशर और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लो प्रेशर। ये देखिए आपको ऐसे मोटे तौर पर पृथ्वी को तापमान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 0 डिग्री से लेकर 23.5 उत्तर 23.5 दक्षिण, ये जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उष्ण कटिबंध। इसके बाद 23.5 से लेकर 66.5 तक का जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ठंडा और गर्मी दोनों। और 66.5 से 90 का जो क्षेत्र होता है उसे शीत कटिबंध। तो मोटे तौर पर तापमान के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। कर्क रेखा से मकर रेखा तक के 23.5 उत्तर 23.5 दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। 23.5 से लेकर 66.5 तक के दोनों ध्रुव गोलार्ध में उसे कहते हैं शीतोष्ण, और 66.5 से 90 दोनों गोलार्ध में कहते हैं शीत कटिबंध। तो मोटे तौर पर यहाँ 3 विभाजन है, लेकिन जब हम वायु दाब के दृष्टिकोण से बांटते हैं तो 7 भाग, इसके टेम्परेचर को भी 7 भागों में बांट दी जाती है। तो उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। यहाँ पर देखिए उप उष्ण, ये है उष्ण, उष्ण मतलब गर्म, उपोष्ण उप उष्ण थोड़ी सी गर्मी में कम आई, शीतोष्ण जहाँ शीत की प्रधानता है लेकिन उष्ण गर्मी भी है, शीतोष्ण, और ये सालों भर शीत की प्रधानता है। तो टेम्परेचर के आधार पर ये 7 भागों में विभाजन है वायु दाब के हिसाब से। अब एक जगह याद रखिए, किसी का याद है, यहाँ का हाई प्रेशर याद है, बस देखिए हाई लो, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर। तो एक जगह भी कहीं याद है तो बड़े आसानी से एक का हाई एक का लो, बड़े सिंपल तरीके से याद करना है। अब ठंडा और गर्मी में ये काफी गर्म है तो गर्मी प्रधानमंत्री के बाद क्या बोलते हैं, उप प्रधानमंत्री। तो गर्म के बाद उपोष्ण। ये शीत है तो शीत के बाद शीतोष्ण। तो सिंपल तरीका से याद करना है। अब जो पवन और वायु दाब, तो पवन तो और वायु में अंतर स्पष्ट हो चुका। वायु को मूलतः बांटा गया है 3 भाग, 2 भागों में। एक को कहते हैं पवन को, एक को कहते हैं अस्थाई पवन जो सालों भर चलती है, दूसरा को कहते हैं अस्थाई या स्थानीय पवन जिसकी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम, अलग अलग दिशा होती है। तो 3 प्रकार के अस्थाई पवन है, ध्यान रखना। इसके बारे में हम लोग विस्तार से फिर चर्चा करेंगे अगले घंटे में। यहाँ पर जो पवन चलती है उसे व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। दोनों क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं, इसे व्यापारिक पवन विंडो, थ्रेड विंडो को पूर्वैया पवन भी कहते हैं। यहाँ पर जो चलती है वो होती है पछुआ पवन, यहाँ पर होती है पछुआ पवन, और यहाँ जो बोलते हैं उसे बोलते हैं ध्रुवीय पवन। तो पवन का ये 3 विभाजन होता है, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। ये अस्थाई पवन है जिसकी दिशा सालों भर एक दिशा में चलती है, सालों भर एक दिशा में चला करता है। ये
ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन को ही पूर्वैया पवन कहते हैं। इसके अलावा पछुआ पवन को ही, इसके बारे में विस्तार से हम लोग अगले घंटे में चर्चा करेंगे। तो पछुआ पवन को विशेषकर दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता, 40, 50 पर भयंकर, 50 और 60 पर चीखता, 60। यहाँ पर देखिए पछुआ पवन की शुरुआत कहाँ से होती है? 35 से लेकर के 60 तक। तो 40 पर एकदम युवा अवस्था में होता है गरज, उसे क्या बोलते हैं? गरजता 40। बचपन यदि शुरू करो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, तो जब 35 ईस्वी हुआ, मान लो ईस्वी पर, तो 35 ईस्वी में उसका जन्म होता है। 40 ईस्वी में वह अब शैशवा काल की ओर बढ़ चुका, उस वक्त काफी गरजते हुए चलता है, बच्चा के देखते उमड़ता हुआ। फिर 50 डिग्री पर युवा होता है, भयंकर रूप उसका होता है। 60 पर वह जो है सो, क्योंकि 65 तक तो चलता है, ये 60 पर आके बूढ़ा होता है, चीखता। अर्थात पवन का जो है दक्षिण गोलार्ध, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में पानी ज्यादा है, वायु की जब गति उत्पन्न होती है पवन, तो पवन की रफ्तार तेज होती है। तो पछुआ पवन देखते हैं गर्मी में चलता है तो सनसनाहट की आवाज आती है भारत में। तो यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में 40 पर गरजता, 40 बच्चा खूब गरजता है, हल्ला करता है। 50 पर भयंकर, युवावस्था में आप तमाम प्रकार के हर काम करने में सक्षम होते हैं, फिर बूढ़ा हो जाते हैं, चीखता, 60। तो इस प्रकार से कल हम लोग जो है सो अगले पढ़ेंगे पवन के बारे में, इसकी दिशा किधर से किधर चलती है। तो फेरल का नियम के मुताबिक पवन जो है उत्तरी गोलार्ध, हम लोग भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। फेरल के नियम के मुताबिक पवन उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो किसकी गति किधर से किधर चलेगा, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और विद्यार्थी यदि पढ़ाई बेहतर लगता है कि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एस.के. कश्यप, आपका अपना शिक्षक, जो आपके हर समय आपके तमाम सवाल के हल करने के लिए उपलब्ध रहता हूं। तो आपसे उम्मीद करते हैं इसका शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।